नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन जो बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। और राजस्थान की नदियों के बारे में अगर आप बात करें तो देखो, राजस्थान की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक में आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम से बताऊंगा। डायग्राम से ही चीज़ें आपके समझ में आ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो अपन टॉपिक स्टार्ट करें राजस्थान की नदियाँ। इस राजस्थान की नदियों का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अगर मैं प्रवाह क्रम के आधार पर राजस्थान की नदियों को बांटूं तो यहाँ पर मैं प्रवाह क्रम के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट सकता हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ 3 तरीके से अपन नदियों को पढ़ सकते हैं। पहला जो तरीका है वो अंतः प्रवाह वाली नदियाँ, दूसरी जो प्रणाली है वो है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरेगी वो इसमें पड़ेंगे। और तीसरी है अरब सागर की नदियाँ। मेरे प्यारे बच्चा, अंतः प्रवाह की जो नदियाँ हैं, अगर मैं पूरी नदियों को 100% मानूं, राजस्थान की नदियों को, तो लगभग 60% नदियाँ अंतः प्रवाह वाली नदियाँ हैं। और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ लगभग ये 23%, कितने परसेंट है? 23% है। और अरब सागर की नदियाँ लगभग 17% है। तो इसी प्रकार से अपन नदियों को प्रवाह क्रम के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। ऐसी नदियाँ जो पहले तो देखो, अंतः प्रवाह वाली नदी किसे कहेंगे? ऐसी नदियाँ जो पहले तो स्थल भाग पे बहे और कुछ दूरी के बाद वो भूमि के अंदर बहना स्टार्ट कर दे, इन नदियों को अपन अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कहेंगे। बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी उसे अपन क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अरब सागर की नदियाँ, जो नदियाँ अरब सागर में गिरेगी उसे अरब सागर की नदियाँ कहते हैं। देखो, राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर नहीं हैं। और बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं होने के कारण ये नदियाँ अपना जल किसी दूसरी नदी में डालती हैं और फिर वो दूसरी नदी किसी न किसी सागर में जाकर उसको गिरा देती है। राजस्थान के अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के पास में कोई समुद्र है नहीं, इसलिए नदियां अपना जल दूसरी नदियों में गिराती हैं। जैसे चंबल नदी की मैं बात करूं तो जानापाव की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान में बहती हुई और यूपी के अंदर एक स्थान है मुरादगंज, वहाँ पर जाकर ये जो नदी है वो नदी इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। और यमुना नदी गंगा नदी में अपना जल गिरा देगी और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिरा देगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं, सारे की सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं नदियों की, तो सबसे पहले मैं आपको जो नदियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। और इन नदियों की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताऊँगा। डायग्राम जैसे आपके समझ में आ जाएगा फिर उसकी थ्योरी में आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलते हैं आगे। या आप उतने उतार लिया होगा, एक बार इसको आप उतार लीजिएगा। देखो, बंगाल की खाड़ी, हेडिंग लगाओ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की मैं बात करूँ बच्चे, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट नदी की मैं बात करूँ तो बनास नदी की बात करूँगा बच्चे। किसकी बात करूँगा? बनास नदी की। बनास नदी। देखो, बनास नदी की मैं बात करूं तो बनास नदी का जो उद्गम होता है ये खमनोर की पहाड़ी से होता है बच्चे। कहाँ से होगा? खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होगा।
देखो बनास नदी की मैं बात करूं तो बनास नदी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बच्चे। बनास नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से ये नदी निकलती है। राजस्थान की 3 नदियां, राजस्थान की एक तो लूणी नदी, चंबल नदी और बनास नदी, ये तीनों की तीनों नदियां 6-6 जिलों से बहती है। भाई एक ट्रिक बताता हूं, चैबल, ठीक है, च फॉर चंबल, ब फॉर बनास और ल फॉर लूणी। मेरे प्यारे बच्चा ये तीनों ही नदियां 6-6 जिलों से बहती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी या फिर निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक जिलों में बहती है, तो तीनों में से कोई भी अगर नाम आ जाए तो वही ठोक देना, ठीक है। यानी कि राजस्थान की जो तीनों नदियां हैं ये तीनों नदियां 6-6 जिलों से बहती है। तो ट्रिक याद रखना, चबल। अब चलते हैं अपन बनास नदी पर। तो बनास नदी 6 जिलों में बहती है। राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये नदी अजमेर में पहुंच जाती है। अजमेर के बाद टोंक और सवाई माधोपुर में पहुंच जाती है और चंबल नदी में वहां जाकर गिर जाती है। मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर अगर इस नदी की मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं। देखो किसी भी नदी को पढ़ने के लिए उस नदी के ऊपर सबसे पहले देखो नदी के बारे में क्या क्या पढ़ना है। एक तो नदी का आपको उद्गम याद होना चाहिए, फिर इसके बाद में नदी का विस्तार आपको याद होना चाहिए, फिर इसके बाद में उस नदी पर कोई बांध है, कोई डैम है तो वो डैम आपको याद होना चाहिए। उस नदी पर अगर कोई जल प्रपात है, जल प्रपात है तो जल प्रपात आपको याद होना चाहिए। अगर उस नदी वो नदी अगर त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी संगम आपको याद होना चाहिए। अगर उस नदी के तट पर, तो तट पर जो शहर है, अगर कोई शहर है उस नदी के तट पर तो वो शहर भी आपको याद रखना पड़ेगा। जब इतना सारा आप याद कर लोगे तो नदी पूर्ण रूप से आपकी याद हो जाएगी। यानी कि एक तो कुल लंबाई उस नदी की आपको याद होनी चाहिए। इतने सारे चीज़ें अपन करने वाले हैं इस नदी के बारे में, यानी कि बनास नदी के बारे में अपन ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चा। चले आगे देखो। तो सबसे पहले अपन उद्गम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उद्गम की। तो एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। यहां पर है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी कहां पर है मेरे प्यारे बच्चा? राजसमंद में है। कहां पर है बच्चे? राजसमंद में है। और राजसमंद से एक नदी निकली और ये नदी पहुंच गई चित्तौड़ में। कहां पहुंच गई मेरे प्यारे बच्चा? चित्तौड़ में पहुंच गई। चित्तौड़ के बाद ये नदी आगे जाती है और ये नदी चली जाएगी भीलवाड़ा के बाद, भीलवाड़ा में चली गई। भीलवाड़ा के बाद ये नदी अजमेर में चली जाएगी, अजमेर में, और अजमेर के बाद ये नदी टोंक में जाएगी, और टोंक के बाद ये नदी सीधी सीधी जाती है और इधर से चंबल नदी जाती है और चंबल नदी के अंदर जाकर गिर जाएगी, इसके अंदर पड़ जाएगी, और यह है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर का एक स्थान है यहाँ पर रामेश्वरम, और ये खंडार तहसील में है मेरे भाई, खंडार तहसील में। यहाँ पर एक सीप नदी भी आएगी और ये बनाकर त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनाएगी, त्रिवेणी संगम। अब मेरे प्यारे बच्चा देखो यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है इसरदा बांध, इसरदा बांध। ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। इसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसी प्रकार से टोंक में एक स्थान है, एक गांव है बिसलपुर गांव, बिसलपुर, ठीक है। ये देवली के उस अंदर थोड़ा रायसिंह में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिसलपुर यहाँ पर गांव है और बिसलपुर गांव में एक डैम है जिसका नाम है बिसलपुर बांध,
और इस बिशुलपुर बांध की बात करूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? बिशुलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वो कौन सी है? बिशुलपुर बांध। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, नोट बनाकर लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चा। राजस्थान की सबसे बड़ी, देखो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना तो कौन सी है? बिशुलपुर बांध। और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वो कौन सी है? वो इंदिरा गांधी नहर, IGNP, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है मेरे भाई, इंदिरा गांधी नहर। तो सिंचाई परियोजना तो इंदिरा गांधी नहर है, जबकि पेयजल परियोजना बिशुलपुर बांध। तो ये मेरे प्यारे बच्चा आपको ध्यान रखना है। चले आगे। अब देखो यहां पर एक, अगर सहायक नदियों की बात करूं तो यहां पर गोगुंदा की पहाड़ी है, और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में। यहां से एक नदी निकलेगी बच्चे, और उस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है बच्चे? आयड़ नदी। और आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, और उदय सागर झील के बाद ये नदी आगे निकलेगी और ये बनेगी बेडच, और फिर ये भीलवाड़ा के अंदर चली जाएगी। और भीलवाड़ा में एक स्थान है बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है बच्चे, बिगोद भीलवाड़ा। देखो चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है गौसुंडी बांध। कौन सा बांध है बच्चे? गौसुंडी बांध है। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो गौसुंडी बांध कौन सी नदी पर है? बेडच नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है बच्चे? चित्तौड़गढ़ में है। अब चलते अपन आगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो राजस्थान की बॉर्डर यहां, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे। देखो बच्चे, यहां पर राजस्थान की बॉर्डर माना कि समाप्त हो गई, और यहां पर MP से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गंभीरी नदी। ये गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, यहां से प्रवेश करती है। और ये नदी गंभीरी नदी जाकर चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी में गिर जाती है। जहां पर गिरती है वहां पर एक पठार है भाई, मेसा का पठार, बताया था मैंने आपको। और मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर। कोई दिक्कत है क्या? देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर है दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद। और दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है, और कोठारी नदी पर एक बांध है मेजा बांध। कौन सा बांध है बच्चे? मेजा बांध। और एक कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर जाती है, और भीलवाड़ा में एक स्थान है नंदराय, नंदराय भीलवाड़ा। और नंदराय भीलवाड़ा में जाकर कोठारी नदी किस में गिर जाती है? बनास नदी में। इसी प्रकार से यहाँ पर भीलवाड़ा से एक नदी आती है, और ये नदी सीधे सीधे जाती है मेनाल। देखो इस नदी का नाम है मेनाल नदी। मेनाल नदी के तट पर, मेनाल नदी के ऊपर मेनाल जल प्रपात है भाई। कौन सा जल प्रपात है? मेनाल जल प्रपात। ये
पर्यटक की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अच्छा जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना किने बना? मेनाल नदी, बनास नदी और बेडस नदी तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बना रही है। सही है ना मेरे प्यारे बच्चा? त्रिवेणी संगम बना रही है, कोई दिक्कत? चले आगे। इसी प्रकार से बिजरावल की पहाड़ी, यहाँ पर और बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद में है। यहाँ से एक नदी आएगी और इस नदी का नाम है खारी नदी, और खारी नदी आएगी। खारी नदी यहाँ पर एक स्थान है मेरे भाई, बिशुलपुर बांध के आगे, और इस स्थान पर जाती है और ये देवली में, और ये नदी आकर इसमें गिर जाएगी देवली के अंदर, बनास नदी में। यहीं पर एक स्थान है किशन, देखो अजमेर से एक नदी आएगी भाई, और अजमेर में एक 2 स्थान है भाई, किशनगढ़ और एक है नसीराबाद। किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में से एक नदी आएगी जिसका नाम है डाई नदी, और डाई नदी देखो देवली के अंदर फिर से डाई मारेगी, और डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। त्रिवेणी संगम का निर्माण। तो मेरे प्यारे बच्चा, त्रिवेणी संगम का निर्माण कैसे हुआ? त्रिवेणी संगम का निर्माण डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी से हुआ। जैसे आप एक शॉर्ट में याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकता हूँ। जैसे बन्ना डाइखा, तो 3 नदियां याद करने के लिए बन्ना डाइखा। बन्ना का मतलब है कि बनास, डाई का मतलब डाई नदी, खा का मतलब खारी, तो तीनों नदियां मिलकर क्या बना लिए? त्रिवेणी संगम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो इस प्रकार से आप सभी लोग ये डायग्राम बनाइए, ये आपका कंप्लीट डायग्राम होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। बना लिया भाई? एक बार ये डायग्राम बना लीजिएगा, फिर मैं आपको सारे का सारा लिखवाऊंगा। लिखे? देखो भाई, लिखो। डायग्राम आपने बना लिया, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखो भाई, लिखो बनास नदी, हेडिंग लगाओ, बनास नदी हेडिंग लगाओ। और बनास नदी में आप लिखिए मेरे प्यारे बच्चा, सबसे पहले उद्गम लिखिए, उद्गम लिखिए, और उद्गम में लिखिए खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद लिख लिया, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। फिर लिखिए बच्चे खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, लिख लिया। फिर इसके बाद में लिखिए विस्तार, विस्तार बराबर लिखिए 6 जिले, विस्तार बराबर क्या लिखे? 6 जिले, 6 जिले लिखिए, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यानी कि पहले तो राजसमंद आएगा ना, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये इसका विस्तार हो गया। फिर त्रिवेणी संगम बराबर, त्रिवेणी संगम हेडिंग लगाइए। फिर लिखिए पहला त्रिवेणी संगम लिखो टोंक राजमहल,
टोंक राजमहल। पहला त्रिवेणी संगम टोंक राजमहल में बनता है। और वहां पर लिखो यहां पर टोंक राजमहल हेडिंग लगा ली। फिर वहां पर लिखिए यहां पर खारी नदी, डाई नदी व बनास नदी का संगम होता है। यहाँ पर खारी नदी, डाई नदी व बनास नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो बनास, खारी और डाई नदी का यहाँ पर संगम होता है बच्चे। तो पहला टोंक राजमहल में बना एक त्रिवेणी संगम। अब दूसरा बनेगा बिगोद भीलवाड़ा में, और बिगोद है जो मांडलगढ़ तहसील में है मेरे भाई। ठीक है भाई। अब लिखो बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम, हेडिंग लगाइए बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम। इसमें लिखिए मेरे प्यारे बच्चा यहाँ, यानी कि यहाँ मेनाल, बनास व बेडस नदी का मिलन होता है। यहाँ मेनाल, बनास व बेडस नदी का मिलन होता है। मेनाल, बनास व बेडस नदी का मिलन होता है। इसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो त्रिवेणी संगम आपको ध्यान रखना है भाई। फिर लिखो बनास नदी के बांध, बनास नदी के बांध लगाइए हेडिंग, बनास नदी के बांध। फिर यहाँ इसमें लिखो बनास नदी के बांध में लिखो पहला बांध लिखो बिसुलपुर बांध, बिसुलपुर बांध। लिखो बिसुलपुर बांध। लिखो यह बांध बिसुलपुर गांव, यह बांध बिसुलपुर गांव टोडा रायसिंह तहसील टोंक में स्थित है। यह बांध बिसुलपुर गांव टोडा रायसिंह तहसील टोंक में है। इस बांध पर पेयजल परियोजना चलाई जा रही है। इस बांध पर पेयजल परियोजना चलाई जा रही है। पेयजल परियोजना चलाई जा रही है। यह पेयजल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह पेयजल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह पेयजल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है बच्चे। फिर लिखो इसरदा बांध, इसरदा बांध। इसरदा बांध में लिखो भाई यह बांध इसरदा गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। यह बांध इसरदा गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है मेरे भाई। इसरदा गांव सवाई माधोपुर में स्थित है और वर्तमान में निर्माणाधीन है। वर्तमान में निर्माणाधीन है, यानी कि अभी इस पर काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको निर्माणाधीन की स्थिति में रखा गया है। ठीक है, यहां तक ये लिखना है बच्चे। फिर बनास नदी के बारे में एक दो लाइनें और लिखो कि बनास नदी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी
नदी है। ठीक है भाई, पूर्ण भाव की दृष्टि सबसे बड़ी नदी है। फिर लिखो राजस्थान में सर्वाधिक, लिखो भाई राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी बनास नदी है। लिख लिया। बनास नदी के उपनाम लिखिए भाई, बनास नदी के उपनाम लिखिए। वशिष्ठी नदी, पहला नाम वशिष्ठी नदी। देखो वैदिक काल में बनास नदी को वशिष्ठी नदी के नाम से जाना गया। वैदिक काल में बनास नदी को वशिष्ठी नदी के नाम से जाना गया। वैदिक काल में बनास नदी को वशिष्ठी नदी के नाम से जाना गया। ठीक है मेरे भाई। फिर लिखो वर्णासा, दूसरा नाम लिखो वर्णासा, यानी कि वनों की आशा रखने वाली। वर्णासा वनों की आशा रखने वाली। वर्णासा वनों की आशा रखने वाली। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में आगे लिखो देखो बनास नदी के तट पर टोंक व नाथ द्वारा स्थित है भाई। बनास नदी के तट पर टोंक और नाथ द्वारा शहर स्थित है। तो लिखो बनास नदी के तट पर टोंक व नाथ द्वारा स्थित है। ठीक है। अब लिखवाते हैं सहायक नदियां। हेडिंग लगाओ, बनास नदी की सहायक नदियां। बनास नदी की सहायक नदियां लिख लिया। देखो बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ये दाएं भाग की सहायक नदियां हैं, ये बाएं भाग की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दाएं भाग की सहायक नदियां लिखवा रहा हूं। तो लिखो दाएं भाग की सहायक नदियां। पहली नदी लिखो मेरे प्यारे बच्चा, आयड़ नदी या बेड़च नदी। आयड़ नदी या बेड़च नदी। लिख लिया, आयड़ नदी या बेड़च नदी। लिखो इस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। इस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। उद्गम के समय यह नदी आयड़ नदी कहलाती है। आयड़ नदी का जल उदय सागर झील में गिर जाता है। आयड़ नदी का जल उदय सागर झील में गिर जाता है और बेड़च नदी के रूप में बाहर निकलता है। और बेड़च नदी के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है भाई। फिर लिखो बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बांध बना है। गोसुंडी बांध बना है ये वाला। फिर हेडिंग लगाइए गंभीरी नदी। गंभीरी नदी लगा लिए हेडिंग। इसमें लिखिए यह नदी एमपी की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी एमपी की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश
निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से करती है। राजस्थान में प्रवेश निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से करती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी में गिर जाती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी के कंटिन्यू लिखो, इस नदी के पास मेसा का पठार स्थित है। इस नदी के पास मेसा का पठार स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना है। जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना है। जिस पर कौन सा किला बना है भाई? चित्तौड़गढ़ का किला बना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। ये हो गई इधर की सारी सहायक नदियां। अब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, तो लिखो बाएं भाग की सहायक नदियां। बाएं भाग की सहायक नदियां, तो बाएं भाग में सबसे पहले कोठारी नदी लिखें। लिखो भाई, कोठारी नदी, हेडिंग लगाओ कोठारी नदी। कोठारी नदी लिखा मेरे बच्चे? लिखो इसमें उद्गम लिखो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद उद्गम लिखो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। फिर लिखो कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। लिख लिया बच्चे? कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना है? मेजा बांध बना है। फिर लिखो यह नदी नंदराय भीलवाड़ा में, यह नदी नंदराय भीलवाड़ा में बनास नदी में पड़ जाती है, मतलब गिर जाती है। बनास नदी में गिर जाती है। फिर लिखो मेनाल नदी, यह नदी लिखो बच्चे, यह नदी भीलवाड़ा से निकलती है। यह नदी भीलवाड़ा से निकलती है और बिगौद भीलवाड़ा में जाके बनास नदी पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है बच्चे, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहले को खारी नदी लिखा मेरे बच्चे? खारी नदी लिखा। खारी नदी का उद्गम लिखो बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद। बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद उद्गम में क्या लिखा अपन ने? बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद। फिर लिखो यह नदी टोंक देवली में, अब देवली में एक स्थान है भाई राजमहल, वहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाएगी। तो यह नदी टोंक राजमहल में अपना जल बनास नदी में गिरा देती है।
अपना जल बनास नदी में गिरा देती है। लिख लिया। फिर लिखो डाई नदी गिरा देती है। फिर लिखो बच्चे डाई नदी। अब डाई नदी कहाँ डाई मारेगी हैं? डाई नदी कहाँ डाई मारेगी? तो वो डाई भी कहाँ मारेगी? देवली टोंक में मारेगी डाई, राजमहल में। लिखो भाई, यह नदी किशनगढ़ व नसीराबाद की पहाड़ी के मध्य से निकलती है। यह नदी किशनगढ़ व नसीराबाद की पहाड़ी के मध्य से निकलती है और टोंक देवली में बनास नदी में मिल जाती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये अपनी सारी की सारी सहायक नदियाँ इसकी हो गई है बच्चे। अब देखो बनास नदी की बात करूं तो इसको पूरी लंबाई 480 किलोमीटर है। गूगल पर जब देखोगे ना गूगल बाबा पे तो 512 किलोमीटर मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है, कतई गलत है, फाड़ के फेंक देना। ठीक है, हाँ, क्या याद रखिए 480 किलोमीटर। तो बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। तो ये बात थी अपनी बनास नदी की पूरी आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे क्या बच्चे? ठीक है भाई। तो अपन अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं और वहाँ पर मिलकर अपन बात करते हैं और बात अपन ये करते हैं नेक्स्ट नदी की।